नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BS स्टडीज़ में। तो आज हम बात करते हैं शब्द के ऊपर कि शब्द क्या है और इसे कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, इसके शब्द के भेद क्या हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार इसमें शब्द। देखिए, हम सभी जानते हैं शब्द जो है दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनता है और किसी विशेष शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह अर्थपूर्ण रचना जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनी हो शब्द कहलाती है। यानी जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनी हो और अपने आप में अर्थपूर्ण हो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द। तो ये तो हो गई शब्द की परिभाषा। अब ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने इसके कितने भेद हैं या फिर कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उस बारे में हम बात करते हैं। तो शब्द दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक है। अच्छा, सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द का मतलब होता है कि वे शब्द जो अपने आप में अर्थपूर्ण हों उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि चाय, कपड़ा, मकान, कॉफी या फिर कुर्सी, मेज, लड़का, लड़की, इस प्रकार के शब्द जो हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनका सभी का अपने आप में अर्थ है। ठीक है। अच्छा, निरर्थक शब्द क्या है? निरर्थक शब्द वो हैं जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता या फिर जो अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं होते, उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ शब्द लेते हैं पानी, पानी, वाणी बोलते हैं, जो कि हिंदी भाषा में मतलब आम बोलचाल में और हिंदी भाषा में प्रचलित है। या फिर चाय वाय, चाय वाय, या फिर देखो, दाखो। अब इसमें पानी जो है ये आपका सार्थक शब्द है, लेकिन वाणी क्या है? वाणी ये आपका निरर्थक शब्द है क्योंकि वाणी का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। वाणी अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं है, इसे हम निरर्थक शब्द कैसे हैं वो कहते हैं। इसलिए चाय वाय, वाय जो है आपका ये भी आपका निरर्थक शब्द है। देखो, देखो ये तो अर्थ वो सॉरी सार्थक शब्द है, लेकिन दाखो ये आपका निरर्थक शब्द है। पानी, चाय, देखो, पानी एक पदार्थ है, इसका अर्थ है। चाय भी एक पदार्थ है, इसका भी अर्थ है। और देखो, देखना एक क्रिया है, तो इसका भी अर्थ है। लेकिन वाणी, वाय और देखो ये तीनों ही अपने आप में निरर्थक हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि निरर्थक वे शब्द हैं जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो अब ये तो हो गए हमारे सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक है। अब सार्थक शब्द में हमारे सार्थक शब्द में चार प्रकार से विभाजित किया गया है शब्द को। पहला है आपका रचना या बनावट के आधार पर, और दूसरा है आपका उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है विकारी या प्रयोग के आधार पर। तो आज के लिए हम सिर्फ देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आज हम सिर्फ पहले के बारे में बात करते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो है हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है
यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो तीन प्रकार से होते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द। ठीक है, तो पहला रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द वो है जिनके कुछ मतलब रूढ़ शब्द वो शब्द है जिनके कोई भी सार्थक खंड न किए जा सके, यानी जो अपने आप में रूढ़ हो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि हम लेते हैं पानी शब्द। पानी, पानी का कोई भी सार्थक खंड नहीं हो सकता। पा प्लस नी, हमने पानी के खंड किए पा प्लस नी, तो इनके पा और नी दोनों ही निरर्थक खंड है क्योंकि इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। इस प्रकार हम लेते हैं कान, इसके अगर हम खंड करें तो का प्लस ना, तो का और ना का अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जिनके अपने आप में सार्थक खंड ना हो सके, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे रूढ़ शब्द क्लियर हुए। अगला है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं, और जिनके खंड सार्थक हों उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक शब्द लेते हैं विद्यालय। विद्यालय के अगर हम खंड करें तो विद्या धन आलय। ठीक है, तो इसमें विद्यालय जो है हमारा यौगिक शब्द है। कैसे? विद्यालय के अगर हमने खंड किए विद्या धन आलय, तो विद्या का अर्थ ज्ञान और आलय का अर्थ घर, तो इसमें जो है दोनों खंडों के अर्थ निकल रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं ये यौगिक शब्द है क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है और दोनों के अर्थ भी निकल रहे हैं, तो ये जो है हमारा क्या हो गया? यौगिक शब्द। इसी प्रकार हम ले सकते हैं दूध वाला, इसके हम खंड करें तो दूध धन वाला। ठीक है, इसका भी अपने आप में अर्थ है, इसका भी अपने आप में अर्थ है। तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, ठीक है, और जिनके अपने आप में खंड के मतलब जिनके खंड के अपने आप में अर्थ हों, यानी जिनके खंड अर्थपूर्ण हों, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे यौगिक शब्द क्लियर हुआ। ठीक है, अब अगला आता है आपका योग रूढ़ शब्द। अब देखिए योग रूढ़ शब्द जो है इन दोनों से मिलकर बना है। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो यौगिक तो होते हैं पर इनका अर्थ जो है सामान्य न होकर किसी अन्य अर्थ मतलब किसी अन्य विशेष रूप में व्यक्त होता है। मतलब कह सकते हैं ये यौगिक होते हैं, यौगिक यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, पर इनका अर्थ जो है अपने आप में सामान्य न होकर किसी विशेष रूप में परिणित होता है। जैसे कि हम मान सकते हैं लंबोदर। लंबोदर का अगर हम खंड करें तो लंबा धन उदर। ठीक है, इसके खंड लंबा धन उदर, ये दो या दो से अधिक शब्द मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, और इनके अपने आप में दोनों के इसके जो खंड हैं इनके अपने आप में अर्थ भी है, लेकिन हम इसका अर्थ किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? इन दोनों के लिए प्रयुक्त ना करके हम इसका प्रयुक्त करते हैं गणेश जी के लिए। इनका सामान्य अर्थ ये होना चाहिए लंबोदर का, लेकिन हम प्रयुक्त किसके लिए करते हैं? गणेश जी के लिए। इसी प्रकार हम दूसरा शब्द लेते हैं चक्रपाणी। चक्रपाणी के खंड करें तो चक्र धन पाणी। ठीक है, लेकिन अब ये चक्रपाणी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, चक्र धन पाणी, और इन दोनों का अपने आप में अर्थ भी है, लेकिन चक्रपाणी जो है इन दोनों के अर्थ से संबंधित ना होकर
चक्रपाणी किसके चक्रपाणी जो है किसका अर्थ है? विष्णु जी का। तो यानी चक्रपाणी का अर्थ चक्रधर पाणी, यानी हाथ में चक्र ना हो करके विष्णु जी है। ऐसे ही लंबोदर का अर्थ जो है गणेश जी है, ना कि लंबा धर उदर, लंबा उदर नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं योग रूढ़ शब्द वो हैं जो अपने आप में यौगिक तो होते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है सामान्य ना होकर किसी विशेष रूप में व्यक्त होता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आज हमने सीखा रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम आगे सीखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।